मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 6 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज कोई बहुत लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं अनियन ट्रेड के बारे में। कुछ समय पहले तक इंडिया की जो सरकार है उसने अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन उसको दोबारा से ओपन अप कर दिया गया है। इसके रीजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल नया टॉपिक होगा आपके लिए। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। उसके अलावा रो के बारे में बात करेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है इंडिया का उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका में कई ऐसे खालिस्तानी टेररिस्ट थे जिनकी रिसेंटली किलिंग हुई है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भैया इंडिया की जो रो एजेंसी है वो इसके पीछे हो सकती है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा एक नया टॉपिक आपके लिए जिसे बोलते हैं कैटाटुम्बो लाइटनिंग। तो कैटाटुम्बो लाइटनिंग कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये साइंस वाले सेक्शन से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं और एग्जाम के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्वेल सर्ज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये भी नया टॉपिक है, आपको इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, पहली बार हम इसको कर रहे हैं क्लास में। और फिर हमारे पास एक एडिटोरियल भी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। खास एडिटोरियल नहीं है, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए जी, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। और पहला आर्टिकल है ये, सेंटर लिफ्ट्स एक्सपोर्ट बैन ऑन अनियन बट कंडीशंस अप्लाई। देखिए, कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। इसका रीजन क्या था? देखिए, सीधी सी बात है, जब कंट्री में खुद इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन का मतलब जैसे आप मान के चले किसी कमोडिटी, सपोज यहाँ पे अनियन की बात कर रहे हैं, तो जस्ट किसी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों होता है? इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि उसकी सप्लाई कम हो जाती है या फिर डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोग बात सप्लाई की करेंगे। कुछ टाइम पहले एल नीनो की वजह से, रेन डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हुआ था, इंडिया में अनियन की प्रोडक्शन कम हो गई थी, यानी कि सप्लाई कम हो गई थी। तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनियन के एक्सपोर्ट को बंद कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने भी किया, इजिप्ट ने भी किया, इंडिया ने भी किया उसके साथ साथ, क्योंकि ग्लोबली अनियन की प्रोडक्शन कम हुई थी। अब इस साल अनियन की प्रोडक्शन अच्छी खासी हो गई है। इजिप्ट ने, पाकिस्तान ने, इन्होंने भी अनियन के एक्सपोर्ट को हटा दिया है। इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र बेल्ट में अच्छा खासा अनियन इस बार हुआ है, तो इसलिए सरकार ने अनियन को हटा दिया है। लेकिन इन्फ्लेशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए दो तरीके किए जा सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। जैसे मान लो अनियन की हम लोग यहाँ पे बात करें, किसी की भी बात भी कर सकते हो, टमाटो की बात कर सकते हो, पोटैटो की बात कर सकते हो। जब इनकी मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, अब सप्लाई ना का मेन रीजन है कम होने का कि भाई इनकी प्रोडक्शन कम है। हालांकि प्रोडक्शन के साथ साथ इंडिया में लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म तो सीधा सीधा सा होता है, भैया आप उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दो या फिर उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है टैक्सेस, मतलब इंडिया से कोई प्रोडक्ट अगर बाहर जा रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से वो उस कंट्री के अंदर महंगा हो जाएगा। क्योंकि वो उस कंट्री में महंगा हो जाएगा तो सामान की डिमांड वहां पे बढ़, जो है, कम हो जाएगी। तो जैसे अगर आप अनियन के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हो, तो तो जैसे इंडिया इंडिया से अनियन बांग्लादेश में जा रहा है, उसके ऊपर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो अनियन बांग्लादेश के अंदर महंगा हो जाएगा, तो बांग्लादेश में उसकी डिमांड आएगी नहीं, तो इसलिए वो इंडिया में रह जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म ये तरीका होता है एक्सपोर्ट को बैन करना या एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना, ताकि इसकी इमीडिएट सप्लाई इंडिया में इंश्योर की जा सके। लॉन्ग टर्म तरीका होता है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं उसको दूर करना। क्योंकि आप एक महीने में, 15 दिन में तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, इसमें तो पूरा सीजन लगता है। तो इसलिए इसे लॉन्ग टर्म के अंदर रखा जाता है। और ये जो अनियन के एक्सपोर्ट के हम लोगों ने बैन किया था, बेसिकली एक शॉर्ट टर्म मेजर था। अभी हम लोगों ने इसको हटा दिया है सिंपली। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बट कंडीशन अप्लाई। व्हाट आर द कंडीशंस विच आर अप्लाइड? कंडीशन ये है जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। एमएसपी आपने सुना होगा, एमआरपी आपने सुना होगा। ये है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? इट इज द प्राइस
बिलो विच एन एक्सपोर्टर इज नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट द कमोडिटी फ्रॉम इंडिया। समझिए इस बात को। इससे कम दाम पे आप सामान को, कमोडिटी को विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। इतने में तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो इट इज समथिंग लाइक ए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। और ये 2005 में हम लोगों ने इसको किया। अभी 14 WTO कंट्री ऐसी हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि देखिए भाई, दो तरह की रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव, ठीक है, और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब उसको रोकना, बंद करना। जैसे अगर आप बात करें, एप्पल की बात करें, ठीक है, या फिर आप मैंगो की बात करें क्योंकि मैंगो का सीजन है। अब मैंगो की बात करें, इंडिया से मैंगो हम लोग यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग मैंगो एक्सपोर्ट ना करें या फिर कम करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह के मेजर ले सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब यह है कि सरकार ये कहेगी आप मैंगो एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक महीने में 100 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक्सपोर्ट करो, अलाउड है, लेकिन दिस इज द कंडीशन। तो ये एक क्वांटिटेटिव कंडीशन हो गई। आप अलाउड है, आपको आप करिए, लेकिन दिस इज द मिनिमम प्राइस। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो दिस इज अगेन ए क्वांटिटेटिव कंडीशन। क्वालिटेटिव कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया, जो मैंगो के अंदर ये केमिकल पाया जाता है उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये उसकी क्वालिटी के बेसिस पे हम लोग उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंपोज कर रहे हैं। तो दिस इज क्वालिटेटिव मेजर एंड दिस इज क्वांटिटेटिव मेजर। ठीक है, तो सरकार ने इसको बैन किया था, अब इस बैन को हटा दिया है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज, विल रॉ ओवरसीज ऑपरेशंस अफेक्ट टाइज। देखिए रिसेंटली कई सारी चीजें न्यूज में आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका, ये कहा गया कि यहाँ पे जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे, जो इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है उनको टेररिस्ट अंडर UAPA, उनके ऊपर वहां पे अटैक हुए। कुछ लोगों को वहां पे मारा भी गया, उनकी किलिंग हुई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की, जो कि इंडिया के द्वारा टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं ऑफ कोर्स, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल तो क्या कहेंगे, मतलब उनकी किलिंग हुई है बेसिकली, आप ये कहिए। उन्होंने भी इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है। रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी एक आर्टिकल आया था जिसमें यह बताया गया था कि जो पाकिस्तान के अंदर किलिंग हो रही है उसमें इंडियन एजेंसीज का हाथ है। ऐसे कई सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंटली जो पन्नू, एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिकन सिटीजन है, कनाडियन सिटीजन है, इसके ऊपर भी अटैक होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है। और ऐसा माना जा रहा था कि उसके पीछे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ है। तो ये इस तरह की न्यूज आपको सुनने को मिल रही होंगी। उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर इंडिया या कोई भी कंट्री किसी दूसरे सोवरेन कंट्री की सोइल पे जाके, उसकी जमीन पे जाके उसके किसी सिटीजन को मारता है, तो ये सीधा सीधा उस कंट्री की सोवरेनिटी के अगेंस्ट में अटैक है। सीधी सी बात है। अगर कोई अमेरिकन एजेंसी किसी इंडियन सिटीजन को इंडियन सोइल के ऊपर अगर किलिंग करती है, तो ये पूरे इंडिया के ऊपर एक तरह से अटैक माना जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिटीजन है। तो मामला तो बड़ा सीरियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस चीज का क्या फर्क पड़ेगा वो यहाँ पे बात की गई है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में जानें। इंडिया में 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो करता था। 1962 चाइना वॉर हुआ, इसमें हमें लगा कि नहीं, हमारे पास एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए। फिर 1965 वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ। तो 1965 में फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए काम करे, और इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए काम करेगी। और फाइनली 1968 के अंदर रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एस्टेब्लिशमेंट हम लोगों ने कर दिया। ये तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये क्या करती है रॉ? इट कलेक्ट्स मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस थ्रू कोवर्ट एंड द ओवर्ट ऑपरेशंस। ठीक है,
जैसे जासूसी वगैरह करना, वो सब करना, वो सब करते हैं। कई बार जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, विदेशी धरती पे यानी कि जिसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है वहां पे ऑपरेशंस भी करता है वो तब करता है जब वॉर टाइम चल रहा हो। उस समय पे सब अलाउड होता है वॉर टाइम पे, लेकिन जब वॉर टाइम नहीं है, जब पीस टाइम होता है, उस टाइम पे इस तरह की चीजें करना एक वायलेशन माना जाता है इंटरनेशनल लॉज का। तो क्या इससे इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होंगे इन कंट्री के साथ? देखिए, पाकिस्तान और कनाडा को अगर आप छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, इनके साथ हमारे रिलेशन ज्यादा मैटर करते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं कि वो इरिवर्सिबल हो चुके हैं, वहां पे ठीक नहीं हो सकते। किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 1973 के बाद अभी तक कनाडा का विजिट नहीं किया है। हालांकि कनाडा के साथ हमारा रिलेशन उतने खराब नहीं है, लेकिन बिकॉज कनाडा के अंदर बहुत सारे खालिस्तानी सिंपथाइजर्स को गवर्नमेंट एक तरह से सपोर्ट करती है, बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट जो इंडिया में टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं, दे आर लिविंग इन चाइना, लिविंग इन कनाडा, राइट, वहां पे रह रहे हैं। तो उस तरह का हमारा कोई खास रिलेशन नहीं है। बट फिर भी कनाडा के साथ हम लोग ठीक ठाक यहाँ पे तामझाम कर लेते हैं। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन तीनों कंट्री के साथ रिलेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल तो ये मानने वाली बात है कि ये सारे मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं फिलहाल तो, राइट। और खासकर अमेरिका ने अभी तक इंडिया के अगेंस्ट में ओपनली कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन बैकडोर, पर्दे के पीछे इस तरह की डिस्कशन चल रही हैं, और अमेरिका ने इंडिया से तीन चीजें डिमांड की हैं। पहली डिमांड ये की है कि भैया ये जो केस है, खासकर पन्नू केस, यहाँ पे ये पिक्चर भी दिखाई हुई है, कि इसको थोरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो गलती यहाँ पे हुई है उसको पब्लिकली एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि कई नाम भी सामने आए हैं। एक हमारे रॉ के चीफ हुआ करते थे, अमेरिका में एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, उस बिजनेसमैन ने तीन लोगों को, हिटमैन को हायर किया पन्नू को मारने के लिए, उनको अरेस्ट भी कर दिया गया है। ऐसे कुछ कुछ केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, नाम भी सामने आ रहे हैं। एक तो अमेरिका ने ये कहा है कि भैया रॉन्ग डूइंग जो आपने किया है उसको पब्लिक के लिए एक्सेप्ट करें। दूसरा, फ्यूचर में इस तरह के किसी भी ऑपरेशंस को आप रिपीट मत करिए। और तीसरा, इंडियन कोर्ट्स के अंदर अपनी लीगल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करिए। तीन चीजें उन्होंने यहाँ पे कही हैं। लेकिन अमेरिका को पता है कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा है कि भैया ये जो लोग हैं जिनको हम लोग ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, वो इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट में, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ओपनली हमेशा धमकियां देते रहते हैं, तो उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो वो डिप्लोमेटिक इशू जो है यहाँ पे चल रहा है। रिलेशन क्या खराब हो सकता है? यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशन में मुझे नहीं लगता नहीं ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और ये कंट्री समझती हैं कि इंडिया के साथ इनके रिलेशन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूके का तो चलो फिर भी एक अलग केस बनता है, वो सब यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है उसे बोलते हैं कैटाटूबो लाइटनिंग। ये कैटाटूबो लाइटनिंग दुनिया में एक ही जगह पे ज्यादातर देखी जाती है, जो होती है वेनेजुएला के अंदर। और वेनेजुएला में इसको कहा जाता है द लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई आम लाइटनिंग नहीं है, ये ऐसी लाइटनिंग है जो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। कॉन्टिन्यूसली एक साल में 160 नाइट्स के लिए होती रहती है। हर मिनट 28 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं। इसे कहते हैं कैटाटुम्बो लाइटनिंग। ये खास क्यों है? ये खास इसीलिए है क्योंकि एक रिवर है वेनेजुएला के अंदर जिसे बोलता है कैटाटुम्बो रिवर, वहां पे ये होता है। तो कैटाटुम्बो रिवर एक लेक के अंदर ड्रेन करती है जिसका नाम है मराकेबो, वहां पे लाइटनिंग होती है। ये लाइटनिंग वहां पे क्यों होती है, इसके खास रीजन क्या है? देखिए, ये आपका वेनेजुएला है, कैरेबियन सी से गर्म हवाएं वेनेजुएला की तरफ आती हैं, वहीं एंडीज से ठंडी हवाएं वेनेजुएला की तरफ आती हैं। जहां ये गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, क्योंकि दोनों के अंदर मॉइस्चर अलग अलग होता है, जो ठंडी हवाएं होती हैं इनके अंदर मॉइस्चर होता नहीं, ये ड्राई होती हैं। जो कैरेबियन सी से आ रही हैं ये वेट होती हैं, इनके अंदर खूब सारा मॉइस्चर होता है। तो दोनों विंड्स जब आपस में मीट करती हैं ओवर दिस रिवर, कैटाटुम्बो रिवर, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे क्लाउड्स बनने का। और ये कोई आम नॉर्मल क्लाउड नहीं होते हैं, ये कुमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, जो कि थंडर क्लाउड होते हैं।
इसीलिए वहां पे इतनी जबरदस्त लाइटनिंग होती है। तो जब कूल एयर कमिंग फ्रॉम द एंडीज एंड वार्म एयर कमिंग फ्रॉम द कैरिबियन सी दोनों मिलते हैं, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, जिसकी वजह से वहां पे थंडर और लाइटनिंग होती है। इसे बोलते हैं कैटाटुम्बो लाइटनिंग। कॉन्टिन्यूसली होती है, 160 नाइट्स के लिए होती है, मैं आपको बता चुका हूं। बट इन जनरल लाइटनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, ये हमारा एक क्लाउड है। क्लाउड के अंदर दो चीजें होती हैं। क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, और क्लाउड के अंदर आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं। दोनों चीजें होती हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड में वहां पाए जाते हैं जहाँ पे वार्मर कंडीशंस होते हैं, जहाँ पे थोड़ा गर्म होता है, जो कि यूजली बेसमेंट में होता है। बेस में गर्म पानी होगा, गर्म वाटर ड्रॉपलेट होंगे। आप जैसे जैसे क्लाउड में ऊपर की तरफ जाओगे, ठंडा होता रहता है, ऊपर आइस क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं। तो ये क्लाउड बहुत बड़ा होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपका 2 किलोमीटर से स्टार्ट होके 10-12 किलोमीटर तक जा सकता है। तो नीचे की तरफ डेफिनेटली वाटर की फॉर्म में होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। और ऊपर जो है आइस की फॉर्म में होगा, आइस क्रिस्टल्स होंगे। आइस क्रिस्टल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर यूजली नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारी बैटरी के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, आपने सेल को कभी देखा होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, राइट? तो वहां से करंट पैदा होता है। तो जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ क्लाउड के अंदर नहीं होती है, कई बार ये इलेक्ट्रिसिटी क्लाउड से लीक हो जाती है। तो 15 to 20% ऑफ टाइम्स जो करंट होता है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में, एयर में लीक हो जाता है, जिसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। और ये लाइटनिंग जब क्लाउड के बॉटम से आती है, हमारे सरफेस पे जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पे जाके ये मीट करती है। ठीक है, उसके साथ मिल जाती है, जिसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। कहते हैं बिजली गिर गई भैया वहां पे। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ लाइटनिंग। अब जो क्लाउड होता है, मतलब जो एयर होती है, वो तो काफी कोल्ड होती है। लेकिन ये जो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अंदर तो मिलियंस एम्पेयर का करंट होता है। तो उस कोल्ड एयर के अंदर अचानक से जब इतना हाई टेम्परेचर का करंट आता है, तो वो जो एयर होती है वो एकदम से ब्रेक कर जाती है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सपैंड कर जाती है, जिसकी वजह से आपको साउंड आता है, जिसे थंडर कहते हैं। तो पहले लाइटनिंग आता है, उस लाइटनिंग की वजह से एयर गर्म होती है, एक्सपैंड होती है एक्सट्रीम, जिसकी वजह से शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं, और साउंड जनरेट होता है। आपने कभी कभी अपने घर के ऊपर जाते जाते कभी प्लेन तो देखे होंगे, आर्मी वाले जो एयरफोर्स वाले चलते हैं हाई स्पीड, वो कितनी ज्यादा आवाज करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो एक नॉर्मल एयर होती है, अचानक से उस प्लेन की वजह से वो एयर एक्सपैंड कर जाती है। एक्सपैंड करने से शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, और वो शॉक वेव की वजह से हमें थंडर यानी कि वो आवाज सुनाई देती है उस प्लेन की, फाइटर जो जेट वगैरह होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है लाइटनिंग का। अब इंडिया में लाइटनिंग बड़ी डेंजरस है। अभी मॉनसून स्टार्ट होगा जून के महीने से, आपको केसेस सुनने को मिलेंगे। लाइटनिंग की वजह से वहां पे 2 लोगों की डेथ हो गई, 4 लोगों की डेथ हो गई। 18 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स इंडिया में 2021 से लेके 2020 के बीच में देखने को आपको मिले। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन, इंडिया में 1972 से 2019 के बीच में 90,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है लाइटनिंग की वजह से। ओडिशा में इंडिया में सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स और डेथ देखने को मिलती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? सिंपल सी बात है भाई, एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है, उसको फॉलो करना चाहिए। यूजली क्या होता है, देखिए, जो मानसून का सीजन होता है, यही इंडिया में चावल की खेती, पैडी कल्टीवेशन की जाती है। लोग बाहर काम करते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर्स बाहर काम करती हैं। बादल होता है, क्लाउडिंग होती है, लाइटनिंग होती है, क्योंकि लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, तो बिजली उनके ऊपर गिर जाती है। तो क्या हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जब भी डिजास्टर्स की बात आती है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये डेवलप किया जाना चाहिए। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाता है आईएमडी के द्वारा, यूजली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भैया, आप टाइम पे और अर्ली वार्निंग दीजिए, ताकि लोग अपना इंतजाम कर सकें। एक तो बात ये होनी चाहिए। दूसरी बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजास्टर केस में, वो होती है जोनेशन। ठीक है, हजार्ड जोनेशन बोलते हैं इसको, हजार्ड जोनेशन। देखिए,
हर जगह पे बराबर हजार्ड नहीं आता है। कहीं पे लाइटनिंग ज्यादा आती है, कहीं पे कम आती है। कहीं पे फ्लड ज्यादा आता है, कहीं पे कम आता है। कहीं पे साइक्लोन ज्यादा हिट करते हैं, कहीं पे कम करते हैं। तो ये जो हजार्ड्स होते हैं वो इक्वली हर एरिया को हिट नहीं करते हैं। तो जिन एरियाज में हजार्ड, यहाँ पे हम लोग लाइटनिंग की बात करें क्योंकि लाइटनिंग भी हजार्ड है ना, जिन एरियाज में लाइटनिंग ज्यादा आती है, ज्यादा हिट करती है, तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए, जिसे कहते हैं लाइटनिंग माइक्रो जोनेशन। और इन एरियाज के ऊपर सरकार को स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, उनको आप लेके आइए। रिसेंटली एक ऐप बनाई गई जिसे कहा जाता है दामिनी ऐप। इसे डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे के अंदर जो है, एंड अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है। ये जो दामिनी ऐप है, ये आपको एडवांस में GPS लोकेशंस वगैरह का यूज करके आपको अर्ली वार्निंग देती है। ठीक है, 3 घंटे एडवांस में आपको वार्निंग मिल जाती है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में मत जाएं, यहाँ पे लाइटनिंग होने के काफी हैवी चांसेस हैं। बड़ी अच्छी चीज है। लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन ये चलाया गया। इसके अंदर सिर्फ इंडियन ही नहीं, कई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है, जैसे वर्ल्ड विजन इंडिया, यूनिसेफ वगैरह का हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प लिया है। और ऐसा कहा जाता है इस कैंपेन की वजह से इंडिया में हर साल 1000 से 1200 डेथ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोग अवेयर अवेयर हो चुके हैं। उसके अलावा इसरो भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है एक रडार, ठीक है, एक सैटेलाइट इनसैट 3DR, जो कि लाइटनिंग के बारे में आपको अर्ली वार्निंग दे सकता है। राइट, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं लाइटनिंग के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वैसे लाइटनिंग दो तरह की होती है, एक इंटर क्लाउड होती है, एक जो है मतलब इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड, मतलब जो कि क्लाउड्स के बीच में होती है। ठीक है, इंटर क्लाउड जो होती है वो दो अलग अलग क्लाउड के बीच में होती है, और इंट्रा क्लाउड जो है एक ही क्लाउड के अंदर में होती है। एक होती है क्लाउड टू ग्राउंड। ठीक है, जब वो जमीन पे आ जाती है, बेसिकली बिल्डिंग वगैरह पे गिर जाती है, कई बार ग्राउंड पे गिर जाती है, पेड़ वगैरह के ऊपर गिर जाती है, वो सब यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल आता है वो आता है स्वेल वेव्स हिट कोस्टल केरला रेजिडेंट्स अलीज ऑफिशियल अपैथी। देखिए, स्वेल वेव या स्वेल सर्ज दोनों एक ही बात है। ये क्या होता है? जनरल टर्म की बात करें तो स्वेल का मतलब होता है कि जब वेव्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जब वेव्स का साइज नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है और वो कोस्टल रीजन्स के अंदर घुस जाती है, उसे कहते हैं स्वेल सर्ज, या कई लोग उसके स्टॉर्म सर्ज का नाम भी देते हैं। कई लोग उसे स्वेल वेव भी कहते हैं। तो स्वेल वेव और स्वेल सर्ज ये दो बेटर टर्म होती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो स्वेल सर्ज आता है, यानी कि जो हाई वेव्स आती हैं, ये हाई वेव्स उस लोकल एरिया में जनरेट नहीं होती हैं। ये लॉन्ग वेवलेंथ जो वेव्स होती हैं वो हजारों किलोमीटर दूर कहीं और ओरिजिनेट होती हैं। और वेव्स तो ट्रेवल कर सकती हैं, क्योंकि वेव क्या है? वेव इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हजारों किलोमीटर दूर मान लो कोई वल्केनिक छोटा इरप्शन हुआ है, वहां पे कोई स्टॉर्म आया है, वहां पे जो एनर्जी जनरेट होती है वेव्स के थ्रू, वो हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है, और फाइनली हाई वेव्स की फॉर्म में किसी कोस्टल एरिया को हिट करती है। काफी बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, जिसे कहते हैं स्वेल वेव्स या फिर स्वेल सर्ज कहते हैं। दे अकर नॉट ड्यू टू द लोकल विंड, लोकल विंड की वजह से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, पहले ही आपको मैं बता चुका हूं। ये ह्यूज एनर्जी ट्रांसफर होता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। ठीक है, तो केरला कोस्ट को अभी ऐसा हिट हुआ है क्योंकि मोलदीव वगैरह के अंदर कुछ स्टॉर्म्स आए थे, जिसकी वजह से वहां पे स्वेल सर्ज हुआ है। ठीक है, इंडिया में रिसेंटली हम लोगों ने एक स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम डेवलप किया बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा किया गया, जिसमें एडवांस में ही लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्वेल सर्च के बारे में। लेकिन ये उतना आसान होता नहीं है बेसिकली। ठीक है, बट एनीवेज काफी चीजें देखिए, स्वेल सर्ज एक साइक्लोन जैसा नहीं होता है। साइक्लोन के अंदर तो पूरा स्टोर्म होता है। ठीक है, स्वेल सर्ज इज अबाउट वेव्स, जो वेव्स का साइज काफी बड़ा हो जाता है। और वेव का साइज डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव का साइज बड़ा होता है। जैसे सुनामी होती है, सुनामी के अंदर जो वेवलेंथ होती है वेव्स की, वो कई कई किलोमीटर तक की हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ का साइज होता है वो 150 मीटर से लेके एक्सट्रीम केस में 700 मीटर तक भी हो सकता है। लेकिन सुनामी के केस में ये कई कई किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो ये सुनामी जैसा नहीं होता, उससे तो छोटा होता है, लेकिन नॉर्मल वेव से बड़ा होता है। इसे कहते हैं स्वेल
वेव्स या फिर स्वेल सर्च। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एडिटोरियल हमारे पास आया है आज, जिसे कहा गया इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। देखिए, हमारे इंडिया में कोई भी डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड की कई सारी कंट्री में है। पाकिस्तान के अंदर भी एक डिफेंस यूनिवर्सिटी है। चाइना के अंदर 3 डिफेंस यूनिवर्सिटी हैं। और रिसेंटली एक पता चला कि चाइना के अंदर 60 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे डिफेंस के रिगार्डिंग कोई ना कोई केस होता, वहां पे स्टडीज होती हैं, सिलेबस है, कोर्स होता है। अमेरिका में भी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, इंडिया में नहीं है। मेजरली कनाडा के अंदर भी है। तो ये कहा गया कि इंडिया में डिफेंस यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडिया ना दोनों तरफ से, स्पेशली चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, हम अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे जो डिफेंस पर्सोनल है, एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें डिफेंस के रिगार्डिंग कोर्सेज हो सकें। क्योंकि वॉर जो है ना, वो एक कांस्टेंट चेंजिंग करेक्टर होता है वॉर का। भाई 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान से जो वॉर लड़ा था वो डिफरेंट था। 1998 के अंदर जो कारगिल के अंदर हुआ वो डिफरेंट था, उसका करेक्टर डिफरेंट था। आज 2024 में जो वॉर हो रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन मान के चलिए, मिडिल ईस्ट में मान के चलिए, वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो वॉर्स का करेक्टर चेंज हो रहा है। तो हमारी प्रेपरेशन भी चेंज होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज होनी चाहिए। और इन सब के लिए हमें एकेडमिक प्रेपरेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि करंट और फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील करने के लिए हम पुराने तरीकों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, उनके पर रिलाय नहीं कर सकते। नया नया आपको इनोवेशन चाहिए होता है, क्योंकि वॉर हैज अ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑल द टाइम। ठीक है जी। चलो, अमेरिका के अंदर एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे कहते हैं प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन। इंडिया में यूज नहीं किया जाता है। 1986 में अमेरिका में गोल्ड वाटर निकोलस डिफेंस रिकॉग्निशन एक्ट बनाया गया था, जिसके अंदर वहां पे कई सारे मिलिट्री के प्रोफेशनल कोर्सेज किए जाते हैं। इंडिया में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में स्टेप नहीं लिए गए हैं, ऐसा नहीं है, लिए गए हैं। 1967 देखे थे, 1964 में पाकिस्तान वॉर हुआ था। 1967 में चीफ ऑफ स्टाफ एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने कहा था कि इंडिया में एक डिफेंस यूनिवर्सिटी की जरूरत है। और ये बात वहीं पे बंद हो गई। फिर 1982 में एक स्टडी ग्रुप कंस्टिट्यूट किया गया। इसने भी कहा कि इंडिया में एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है डिफेंस एजुकेशन में। इस पे भी कोई काम नहीं हुआ। फिर कारगिल वॉर हुआ। कारगिल वॉर के बाद डॉक्टर के सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई। इसने भी रिकमेंड किया कि इंडिया में डिफेंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और 2010 के अंदर गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल ये अप्रूव किया गया कि हाँ, हम इंडिया में डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाएंगे गुड़गांव के अंदर। लेकिन इस पे भी काम नहीं हुआ। 2017-18 में फिर से इसके ऊपर बात हुई, फिर से इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो इंडिया में बातें तो खूब होती हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की, लेकिन काम नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ एजुकेशन नहीं होता है। डिफेंस के अंदर भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसको इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्सेज से अप्रूव किया जाता है। लेकिन एक डेडिकेटेड डिफेंस यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है, जिसका एक अपना सिलेबस हो, अपना कोर्स हो, जिसके अंदर अपनी फैकल्टीज हो, जिसके अंदर नए नए तरीके पढ़ाए जाएं, नई नई इनोवेशन की जाए, वर्ल्ड ओवर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाए। वो सब इंडिया में नहीं है। क्योंकि डिफेंस सिर्फ ह्यूमैनिटी ही नहीं, डिफेंस साइंस का सब्जेक्ट भी हो जाएगा। और अगर ये पढ़ाया जाएगा तो बड़ा अच्छी चीज है। गुजरात के अंदर अभी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई गई, ठीक है। और लोगों ने कहा कि अच्छा, हम लोगों ने बना दी है, लेकिन ये डिफरेंट है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, जो गुजरात के अंदर एस्टेब्लिश की गई है। इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी में हम लोग ऑल ओवर डिफेंस के रिगार्डिंग साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट सब के ऊपर बात कर सकते हैं, जिसका एकमात्र पर्पस होगा मिलिट्री रिक्वायरमेंट को सर्व करना। वो इंडिया में बनाने की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से वॉर्स का करेक्टर चेंज हो रहा है, हमें बेटर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप वेपन खरीद रहे हो और वेपन्स बना रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वॉर होगा, उस समय एक्चुअली ग्राउंड पे क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए,
उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड पर्सनल होने चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के थ्रू आओगे तो शायद आप बेटर तरीके से डील कर सकते हो, राइट। तो ये है इसका पूरा मामला। तो छोटा सा आर्टिकल था, ऐसा नहीं है कि डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेशली एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आए तो वहां पे इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी का एग्जांपल आप डेफिनेटली डाल सकते हो कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये आर्टिकल बेसिकली एग्जाम्पल पर्पज के लिए है रादर देन इटसेल्फ अ टॉपिक। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। छोटे छोटे से टॉपिक थे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।